हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिलेगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव एंड एनवायरमेंट कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पहले कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग बता देते हैं। ऐसे में यूज कर सकते हैं, ऐसे में काफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एसेज आते हैं, वहां यूज कर सकते हैं हम लोग इनको डेफिनेटली। जीएस3 जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वहां यूज कर सकते हैं। और साथ साथ ये स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव की बात करता है, इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन किसका पार्ट बनता है, जीएस पेपर 3 का बनता है। और इसका एक पासिंग रेफरेंस एज ए एग्जाम्पल जीएस पेपर 2 आईआर में भी दिया जा सकता है। अब हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि आर्टिकल क्या डिस्कस करता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, 72,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होने जा रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ऐसा करने से क्या होगा, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है बे ऑफ बंगाल में वो बूस्ट होगा। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक पोजीशन? अब स्ट्रैटेजिक पोजीशन हम आईआर के कंटेक्स्ट में बता सकते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बता सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का मतलब कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो है एबोरिजिनल्स रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, हमने उसको एक एज ए एसेट की तरफ डेवलप नहीं किया हुआ है। अगर हमने वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह डेवलप कर लिए, अच्छे मॉडर्नाइज पोर्ट्स डेवलप कर लिए, जो कि हमारी नेवी बहुत अच्छे से उसको यूज कर पाए, तो वो हमारा एक एसेट ऐसा हो जाएगा कि जहाँ से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो किसी कंट्री के अगेंस्ट अपने आप को और अच्छे से डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, और ये लोकेटेड कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में। और बात ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजिक लोकेशन स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग में और क्या बात हो सकता है, टूरिज्म में ये काफी हेल्प करेगा, क्योंकि टूरिज्म के लिए लोग अंडमान जाते हैं, निकोबार भी जाते हैं, निकोबार में इतना ज्यादा विजिट नहीं करता है। जब से मैं आईआर पढ़ा रहा हूँ मैं बोलता हूँ कि इंडिया के लोग मालदीव क्यों जा रहे हैं, इंडिया के लोगों को कहाँ जाना चाहिए, लक्षद्वीप। और आपने देखा इस साल अपने प्राइम मिनिस्टर को, वो कहाँ गए, लक्षद्वीप। और उसके बाद से लक्षद्वीप पे पूरे वर्ल्ड के लोगों का फोकस गया। और मालदीव्स के अलावा एक और डेस्टिनेशन है जहां हर कोई, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो ये देख रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, जिसका नाम है बाली। बाली कहाँ पे है, बाली इंडोनेशिया में है, जाना चाहते हो ना। तो इंडोनेशिया क्यों जाना, बाली क्यों जाना, उसी के थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, निकोबार आइलैंड मिलेगा। तो इंडिया सेम जगह पे जाओ, सेम अगर एरिया में जाना है आपको, सेम क्लाइमेट सेम चीजें चाहिए, तो कहाँ जाओ, निकोबार आइलैंड जाओ। तो निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उस लिहाजे से भी काफी इंपॉर्टेंट है। द proposed Rs 72,000 करोड़ इंफ्रा अपग्रेड प्रोजेक्ट एट ग्रेट निकोबार आइलैंड हैज स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी भी हो रही है। कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट है तो जो वहाँ इंडिजिनस लोग रहते हैं उन पे ये इम्पैक्ट डालेगा। और वहाँ का जो डेलीगेट इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, एनिमल्स हैं, उन पे भी क्या डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव क्या है, ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है ना। की मैरीटाइम रूट्स मतलब मरीन रूट्स के पास में है। देखो ये निकोबार आइलैंड है ना, और ये है मलक्का इंडोनेशिया, और ये है मलेशिया। तो ये इस रूट को क्या बोलते हैं, ये जो रूट है ना इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, नैरो वाटर बॉडी होता है ना। तो ये नैरो वाटर बॉडी, इससे बहुत सारा इकोनॉमिक शिप्स जो होते हैं, बिजनेस वाले शिप, इससे होके गुजरते हैं। और इससे होके कहाँ जाते हैं, ऊपर से होके ये कहाँ पहुंच जाएंगे, चाइना की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यही इसका स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। अगर इंडियन नेवी यहाँ पे है, इंडियन नेवी समहाउ जब चाइना से वॉर चल रहा है या क्राइसिस चल रहा है, इसको अगर क्लोज ऑफ कर दे तो चाइना का मैरीटाइम रूट जो है इधर से काफी हद तक क्लोज हो जाता है। ये चोक पॉइंट बन जाता है ना। जैसे किसी के गर्दन दबाओ तो फिर क्या हो जाता है, वो चोक कर जाता है। तो ऐसे ही ये क्या बन जाता है, चोक पॉइंट बन जाता है। तो proximity to key maritime routes. It is situated approximately 90 nautical miles from Sumatra. सुमात्रा इंडोनेशिया का है।
and lies along the Malacca Strait, a crucial waterway connecting the Indian Ocean to the Pacific. Indian Ocean को कहाँ से कनेक्ट किया जाता है? यहाँ पैसिफिक से कनेक्ट किया जाता है। प्रोपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आता है। इंटरनेशनल कंटेनर प्लान्ड टू एनहांस रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। रीजनल मैरीटाइम को बढ़ाना है, ग्लोबल मैरीटाइम को बढ़ाना है। पोजीशनिंग ग्रेट निकोबार एज ट्रांसशिपमेंट हब। ग्रेट निकोबार को कैसे करना है? ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में ढालना है ना, जहां से बाकी जो भी शिप आते हैं, शिप्स आके वहां पे अनलोड हो सके, नए शिप्स रीलोड हो सके और आगे जा सके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसशिपमेंट हब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक एंगल से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहां पे बनाने वाले हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब हम लोग स्क्रैच से कोई चीज वहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कैरिंग कैपेसिटी होगा 4000 पैसेंजर पर आवर। एक घंटे में 4000 पैसेंजर तक वहां पे उतर सकता है। इतने फ्लाइट्स जो हैं, इतने एरोप्लेन जो है वहां पे आ सकते हैं। इससे क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। टाउनशिप का प्लानिंग चल रहा है। टाउनशिप और गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगाने का भी प्लानिंग चल रहा है। कहाँ पे? इस प्रोजेक्ट में, जिससे इस एरिया का क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल, द प्रोजेक्ट एम्स टू लेवरेज ग्रेट निकोबार स्ट्रैटेजिक लोकेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें मैरीटाइम ट्रेड होता है, मरीन ट्रेड एंड टूरिज्म। मरीन मैरीटाइम ट्रेड में क्या होगा? फिशेज, सी फूड्स, बाकी सारी चीजें, टूरिज्म है ना, कोरल रीफ जो लोग विजिट करने जाते हैं, ये सारी चीजें फैसिलिटेट होंगी। जो आप बाली घूमने जाते हो ना, वही काम होगा यहाँ पे टूरिज्म में। The development is projected to create new economic infrastructure opportunities, जो रीजन के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा और कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्रेट निकोबार इज होम टू डाइवर्स इकोसिस्टम। वहां पे 2 नेशनल पार्क भी हैं। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। क्या आपको पता है कौन से नेशनल पार्क हैं? बिल्कुल नहीं पता। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो ग्रेट निकोबार में पड़ते हैं। ये एग्जाम्स में जरूर आएगा। एंड अब बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसको भी कमेंट करके बताओ, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। द आइलैंड ऑल्सो हाउसेज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप। शॉम्पेन एंड निकोबारीज करके ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। क्रिटिसिज्म एंड कंजर्वेशन इशूज, द प्रपोज डेवलपमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो होगा ही, है ना। कुछ भी डेवलपमेंट करते हो आप, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस सोशल लाइफ हो जाता है, तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कंजर्वेशनिस्ट आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं, नेचुरलिस्ट आ जाते हैं, लोकल ट्राइबल काउंसिल्स भी आ जाती हैं। क्या क्या कंसर्न है? कंसर्न इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, कि लार्ज स्केल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होगा, जैसे टाउनशिप वगैरह, तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन होगा। बड़े स्केल पे ट्रीज व्रीज काटे जाएंगे, वहां पे जो एनिमल रहते हैं उनका हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है डिसरप्ट होने लगेगा। कल्चरल इम्पैक्ट आ जाएगा, द प्रोजेक्ट में थ्रेटन द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल लोगों का है वो थ्रेटन हो लगेगा। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज थ्रेटन होगा। पोटेंशियली डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड, उनको अपने लैंड से हटा देने का भी यहाँ पे रिस्क है। मिटिगेशन, इस चीज को कम करने के लिए अगर हमें डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है, सोसाइटल कंसर्न को भी एड्रेस करना है, उसके लिए क्या मेजर्स लिया जाता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट के लिए, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल एंगल के लिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब लिया जाता है, तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका असेसमेंट होता है। साइंटिफिक तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके भी किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको करना चाहिए। यूएनईपी डेफिनेशन क्या बोलती है? ये ईआईए डायरेक्टली आपके जीएस पेपर 3 सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। अ टूल टू, यूपीएससी सिलेबस में खासकर, अ टूल टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिफोर डिसीजन मेकिंग, है ना। एम क्या है? प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अर्ली इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट जब प्लान कर रहे हैं तभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को पहले प्रेडिक्ट कर लिया जाए, और डिजाइन ऐसा बनाया जाए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं हो। फाइंड वेज टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट, शेप प्रोजेक्ट टू सूट द लोकल इन्वायरमेंट, प्रेजेंट प्रेडिक्शन एंड ऑप्शंस टू डिसीजन मेकर। इसको स्टैट्यूटरली बैक किया गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से।
तो EIA समझ गए, दीज आर इंटेंडेड टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल डिसरप्शन एंड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। सिग्निफिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, की मैरीटाइम लोकेशन। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, क्रूशियल फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या है? काफी क्रूशियल है। चोक पॉइंट को मॉनिटर करना, जैसे मैंने मलक्का स्ट्रेट की बात की, सुंडा स्ट्रेट की बात की। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी, जो दो लैंड मास के बीच से होकर गुजरती है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। एंड लॉम्बोक स्ट्रेट की बात की, जो कि यहाँ पे चोक पॉइंट्स मिलेंगे। कोको आइलैंड से प्रॉक्सिमिटी है। कोको आइलैंड है म्यांमार का, जहां पे चाइना एस्टेब्लिश कर रहा है मिलिट्री फैसिलिटी। ये जस्ट 55 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड है ना। तो इससे हमारा रीजनल सिक्योरिटी काफी सेंसिटिव हो जाता है। और कोको आइलैंड से ये चूंकि एरिया पास में होगा, पास में होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग उसको काउंटर करने में चाइना के आर्मी फैसिलिटी को हेल्प मिलेगा, मिलिट्री फैसिलिटी को हेल्प मिलेगा। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड क्या है? सब्सटैंशियल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है वो अंडरवे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी, ग्रेट निकोबार में भी। स्कोप ऑफ अपग्रेड भी है, एयरफील्ड को रिवैम्प किया जा सकता है, जीटीज, लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज फैसिलिटीज लाया जा सकता है, सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बॉल्स्टर किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी एम्ड एट इनहांसिंग इंडियाज कैपेसिटी टू डिप्लॉय एडिशनल मिलिट्री फोर्सेज। इंडिया के कैपेसिटी को इनहांस किया जा सकता है कि एडिशनल मिलिट्री फोर्सेज लेके आया जाए, वॉरशिप्स बड़े बड़े लाया जा सकता है, एयरक्राफ्ट लाया जा सकता है, मिसाइल बैटरीज लाया जा सकता है, एंड ट्रूप्स टू स्ट्रेंथन डिफेंसिव कैपेबिलिटी इन द रीजन। और ट्रूप्स लाया जा सकता है जिससे कि इस रीजन में डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस का। सर्विलेंस एंड डिटरेंस, बिल्डिंग अ रोबस्ट सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिटरेंस एट ग्रेट निकोबार इज पिवटल। एक रोबस्ट सर्विलेंस बिठाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिटरेंस कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, जो कि बहुत पिवटल है फॉर सेफ गार्डिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिससे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या रहे? सेफ गार्डेड रहे। स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जो भी पोटेंशियल थ्रेट है उनका मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न की हमने बात करी ही, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कि पीवीटीजीज ग्रुप पढ़े हो ना, शॉम्पेन ट्राइब पीवीटीजीज ग्रुप बनता है। पीवीटीजीज का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसे कितने ग्रुप्स इंडिया में है? 75 ग्रुप है। इस पे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है और अगले भी अब पूछ सकता है ना। प्रीवियसली हमने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस करा हुआ है। तो पीवीटीजीज का डिस्ट्रप्शन नहीं हो वो भी ज्यादा जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट हो जाता है ना। ये जो इकोसिस्टम है, नेचुरल टर्टल्स वगैरह और सारी चीजें बर्बाद होने लगती है। मरीन इकोसिस्टम जो है, कोरल रीफ इन गल्थिया बे, है ना, मेगा पॉड बर्ड, लेदर बैक टर्टल्स, ये सारे इन सबको इफेक्ट होगा अगर हम लोग कुछ वैसा, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। डिस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीजें, तो नेचुरल चीजें क्या हो रही हैं? डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। तो ये एक आपस में क्या है? एक ऑर्थोडॉक्सी, एक पैराडॉक्स जैसा रिएक्ट करता है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है? सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, द proposed port site is located in a seismically volatile zone, जहां पे सुनामी आने के बाद 2004 में 15 फीट तक पानी भर गया था। सोचो 15 फीट। तो अगर हम पोर्ट वोर्ट कुछ भी करते हैं, टाउनशिप बनाते हैं, तो क्या वहां पे पानी नहीं आएगा? आ सकता है। कंसल्टेशन का डेफिशिएंसी, अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर ये बोलते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है तो कंसल्टेशन इनएडिक्वेट किया गया है। किससे? वहां रहने वाले ओरिजिनल इनहेबिटेंट से, ट्राइबल काउंसिल से कंसल्टेशन अच्छे से किया नहीं गया। एलिगेशन सजेस्ट दैट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन वेर नॉट मेट एडिक्वेटली। लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे जो भी ट्राइबल काउंसिल है उसका कंसेंट होना चाहिए। और ट्राइबल काउंसिल का कंसेंट कब? जब उसको पूरा इंफॉर्मेशन दो। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दे दिया और कंसेंट ले लिया, उससे भी काम नहीं चलेगा। ट्राइबल काउंसिल ने पहले कंसेंट को रिवोक भी किया है 2022 में, और बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिला था वो पूरा कंप्लीट नहीं मिला था। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी इंटरवेंशन, एनजीटी ने लेकिन बोला कि देखो ऑब्जेक्शन तो है इस प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन मैं इंटरवेंशन नहीं करूंगा। ऐसा किसने बोला? एनजीटी ने। एनजीटी आप जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरमेंटल मैटर्स में एक कोर्ट का काम करता है ना।
However, it मतलब NGT mandated the formation of high power committee to review this clearance. NGT ने बोला है कि देखो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाओ जो सारी चीजों को क्या करेगी, देखेगी। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, कमेटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। द हाई पावर कमेटी प्रीडोमिनेंटली कॉम्प्राइजिंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कौन है, प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, was tasked with scrutinizing the environmental and forest clearance, जिनको टास्क दिया गया था कि वो environmental clearance को और forest clearance को क्या करें, scrutinize करें। However, as of now there is no clarity, कोई खास clarity अभी तक नहीं है on whether the committees has submitted its report or its finding। स्क्रूटनी जो है वो कंटिन्यूड है। द प्रोजेक्ट रिमेन्स अंडर ऑनगोइंग लीगल एंड एनवायरमेंटल स्क्रूटनी with stakeholder closely monitoring developments and advocating for comprehensive environmental impact assessment and inclusive consultation process। environmental impact assessment comprehensive होना चाहिए और inclusive consultation process होना चाहिए। तो ये अभी तक लिया नहीं गया, ध्यान से वो लेना चाहिए, ये इसका वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, इंडियाज जियो पॉलिटिकल चैलेंज एंड स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट। ये टॉपिक कहाँ हेल्पफुल होगा, ये जीएस पेपर 2 आईआर में हेल्पफुल होगा। ये लिखा हुआ है सी राजा मोहन जी का। सी राजा मोहन आईआर में एक बहुत बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं। अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल लेके बैठे हो तो इनके आर्टिकल तो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में फ्रिक्वेंटली लिखते रहते हैं। हर 2-3 वीक में इनका एक आर्टिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। द आर्टिकल डिस्कसेस द इवॉल्विंग जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज। ये आर्टिकल डिस्कस करता है जो भी जियो पॉलिटिकल चैलेंज इवॉल्व हो रहा है ना, इकोनॉमिक चैलेंज इवॉल्व हो रहा है, फेसिंग इंडिया इन द करंट इंटरनेशनल लैंडस्केप, जो इंडिया करंट इंटरनेशनल लैंडस्केप में फेस करता है। नीड फॉर इंडिया टू रीअसेस इट्स स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इंडिया के लिए नीड है कि वो अपना स्ट्रैटेजिक अप्रोच को क्या करे, रीअसेस करे। कैसे कैसे रीअसेस इंडिया कर सकता है? फर्स्ट, इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट ग्लोबल शिफ्ट। सिग्निफिकेंट ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल शिफ्ट का मतलब पावर चेंज हो रहा है। यूएस का थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन चल रहा है, यूरोप का थोड़ा थोड़ा राइज चल रहा है, चाइना का राइज चल रहा है ना। रशिया का भी धीरे से, यूक्रेन वॉर वो हार ही नहीं रहा तो रशिया का भी राइज ही चल रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्लोबल शिफ्ट बोल सकते हैं। रिसर्जेंस ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। ग्रेट पावर राइवलरी, रशिया और यूएस में राइवलरी आप देखोगे ही, चाइना यूएस में राइवलरी देखोगे ही। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेट पावर राइवलरी। ये रिसर्जेंस में आ गया। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये ग्रेट पावर राइवलरी दिखा करता था। ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो रही है, कहीं प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, कहीं पे ट्रेड वॉर चल रहा था, कहीं पे बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, नए नए इकोनॉमिक ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वैसे इकोनॉमिक ग्रुप्स भी होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एआई रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, नाम बोलो और टेक्नोलॉजी हाजिर है। इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल डायनेमिक्स, नए नए रीजनल डायनेमिक्स, रीजन में अलग अलग ग्रुपिंग्स बन रही है, रीजनल डायनेमिक्स उभर के सामने आ रहा है। हमास देख लो, फिर उधर इजराइल वॉर देख लो, है ना, और भी कंट्रीज देख लो, ईरान देख लो। तो वेस्ट एशिया में अलग डायनेमिक्स आपको दिखेगा। एशिया में देखो, इस बार हमने क्या किया, मोदी जी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था तो उसमें मोदी जी ने किसको किसको बुलाया, हिमालयन स्टेट्स को बुला लिया, भूटान नेपाल को बुला लिया, और किसको किसको बुला लिया, बांग्लादेश और बाकी जितने मैरीटाइम नेबर थे उनको बुलाया, मालदीव्स को भी बुला लिया, मालदीव्स के अलावा श्रीलंका पे भी बुला लिया, मॉरिशस वगैरह को भी बुला लिया। तो ऐसे ये एक नया रीजनल डायनेमिक्स, हम सार्क को छोड़ छोड़ चुके हैं पीछे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी आता है। तो ये एक इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल डायनेमिक्स भी दिखाता है। इसकी बात करते हैं, प्रैग्मेटिज्म इन ग्रेट पावर राइवलरी। ग्रेट पावर जो राइवलरी होती है उसमें इंडिया को प्रैक्टिकल रहना है। कैसा रहना है, आई रिपीट, प्रैक्टिकल रहना है, प्रैग्मेटिज्म से काम करना है। इंडिया को नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होना है, आइडियोलॉजी से इतना ड्रिवन नहीं होना है। द रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट एंड द चाइना रशिया एक्सिस क्रिएट्स अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर इंडिया इंटरनेशनल वॉर। कोल्ड वॉर एरा में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, कोल्ड वॉर एरा, सॉरी, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, बट अभी ऐसा देखा जा रहा है ना। इंडिया थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर रखता था, रशिया से भी फ्रेंडशिप, यूएस से भी फ्रेंडशिप, बट अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम खास नहीं आया। बट आगे हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अनलाइक द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा वेयर इंडिया कुड
engage with multiple great powers without major repercussion. Today's intensified rivalry limit India's flexibility. तो इतना ज्यादा राइवलरी नहीं हुआ करता था जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ। रशिया यूएस में उसके बाद राइवलरी जो है कम हो गया। चाइना और यूएस का राइवलरी शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी राइवलरी को देखते हुए इंडिया का फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया है, कम हो गया है। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। मल्टी अलाइनमेंट इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। नाउ इस पे एक लिमिटेशंस लिखते हुए दिख रहा है इंडिया को बैलेंसिंग कैसे करना है, खासकर यूएस को बैलेंस, यूरोप को बैलेंस, चाइना को बैलेंस, ये आगे देखने वाली बात होगी। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज विथ यूएस एंड यूरोप, यूएस यूरोप के साथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज हमें रिलेशंस कैसे रखना है। चाइना के साथ हमारे ट्रेड के डेफिसिट है, सिक्योरिटी कंसर्न है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। तो हमें ग्रेट पावर राइवलरी जो चल रहा है उस टाइम पे हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। दैट इज नंबर वन। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे इन चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। क्या क्या चीजें हो रही हैं 2019 की बात करो। 2019 में हमने आरसीईपी का मेंबर बनना उचित नहीं समझा। आरसीईपी क्या है, एक एफटीए है जो आप देखोगे एक दो दिन पहले ही मैंने कवर किया है कि आरसीईपी क्या है, जिसमें आसियान कंट्रीज हैं। आसियान कंट्रीज के अलावा इंडिया भी इसका मेंबर होता, बट इंडिया इससे एग्जिट कर गया है ना, एग्जिट कर गया क्योंकि इसमें चाइना वाइना भी इसकी मेंबर्स है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि यूएस नहीं था, यूएस ने एक तरह से थोड़ा पुश भी किया। इंडिया की डोमेस्टिक कंडीशन भी थी कि हमें आरसीईपी ज्वाइन नहीं करना है। वेस्टर्न एफर्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। वेस्ट जो है एफर्ट कर रहा है, यूरोप वगैरह यूएस वगैरह एफर्ट कर रहा है कि वो अपना डिपेंडेंसी चाइना पे घटा दे। उसके लिए इंडिया के लिए नया अपॉर्चुनिटीज खुलता है। कैसे, एक स्ट्रेटजी आती है चाइना प्लस वन करके। मतलब कि जो कंपनीज है एप्पल वगैरह बहुत सारी कंपनीज है, वो सोच रही है चाइना में तो उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है ही, चाइना के अलावा एक और कंट्री में उनका मैन्युफैक्चरिंग हब होना ही चाहिए। तो इससे इंडिया के लिए नया अपॉर्चुनिटीज मिलता है। Addressing concern about government capacity for economic transformation, especially in light of 2024 election, will be crucial for leveraging global economic shift to India's advantage. But चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का हम यूज तो कर पाए ना, यूज कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, क्रूशियल होगा, यूज कर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड आता है एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। एआई और बाकी टेक्नोलॉजिकली चेंजिंग तो हो ही रहा है। ऐसे टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है, ग्रेट पावर कंपटीशन जो हो रहा है, इंडिया और यूएस ने पार्टनरशिप लिया है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी डायरेक्टली लिखोगे। इट एग्जाम्प्लीफाइज द पोटेंशियल फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इंडिया और यूएस में कैसा डेवलपमेंट हो, एडवांस टेक्नोलॉजिकल। However, to fully capitalize on these opportunities, India must modernize its science and technology sector. अगर इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर पीछे होगा तो हम आईसीईटी का यूज क्या ही कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे ना। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड फोस्टरिंग अ कॉम्पिटिटिव environment will be essential for India's future growth. एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस इन इमर्जिंग रीजन, इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है कैसे रीजन में, इमर्जिंग रीजन में। इंडिया मस्ट अडेप्ट टू द राइज ऑफ न्यू रीजन दैट ट्रांसेंड ट्रेडिशनल जियोग्राफिक बाउंड्रीज। इंडिया को नया रीजन और बाउंड्रीज को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर लो, या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर लो। यहाँ पे इंडिया बहुत जल्दी अडेप्ट हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। ये रीजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस पे आ रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन लास्ट 5-6 ईयर से काफी ज्यादा फोकस में है, काफी ज्यादा न्यूज में है। इंडिया अपना एंगेजमेंट इन एरिया से, इन रीजन से बढ़ा भी रहा है। और मिडिल ईस्ट से लास्ट ईयर G20 के समिट में इंडिया ने क्या लॉन्च किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी और इंप्रूव की जाएगी और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक की कनेक्टिविटी और इंप्रूव किया जाएगा, है ना। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर रिसोर्सेज इन एंगेजिंग विद दिस रीजन्स। इंडिया इन रीजन से इंगेज करने में और रिसोर्सेज खर्चा करे। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम आउटडेटेड रीजनल कैटेगराइजेशन, जो आउटडेटेड रीजनल कैटेगराइजेशन है उससे ब्रेक अवे हो जाए। टेम्परिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडियाज राइज, इंडिया के राइज का एक्सपेक्टेशन टेम्पर करना है। While India's ascent to becoming the world's third largest economy is noteworthy, it must temper its rhetoric to avoid geopolitical hubris. अब ये सब कीवर्ड होता है। अब हम लोग, ऑब्वियस बात है, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ख्वाहिश रखे हैं और बन भी जाएंगे, ये एक नोट वर्दी बात है ना। बट रिटोरिक को हमें अवॉइड करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना हमें जबरदस्ती अवॉइड करना है। जीडीपी हमारा 4 ट्रिलियन तो पहुंच रहा है, बट पर कैपिटा, पर पर्सन की जहां बात करें वो बहुत कम है।
$2800 ही है। तो हमारे इंटरनल इनइक्वालिटीज बहुत हैं, उसको भी फुलफिल करना है। इंडिया जो भी इंटरनेशनल एंगेजमेंट कर रहा है, उस इंटरनेशनल एंगेजमेंट का यूज चाहे यूएस से चाहे मिडिल ईस्ट से, उसका डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और इक्विटी के लिए, इक्वालिटी के लिए उसका यूज करना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल पिटफॉल्स, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग स्ट्रेंथ एंड अंडर एस्टिमेटिंग चैलेंजेस। हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, चैलेंज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इंडिया मस्ट रिमेन कॉशियस टू अवॉइड द फेट ऑफ राइजिंग पावर्स। फेट ऑफ राइजिंग पावर का जो फेट होता है उसको अवॉइड करना है ना, जो कि हिस्ट्री में फॉल्टर हो गए। बहुत सारी कंट्री जो राइजिंग पावर थी बट पीछे रह गई, तो वैसा फेट, वैसा भाग्य, वैसा किस्मत तो हमें नहीं चाहिए ना। तो हमें अपने स्ट्रेंथ को सही से एस्टिमेट करना है और चैलेंजेस को भी सही से एस्टिमेट करके उनको ओवरकम करना है। ठीक है। इंडियाज स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चेंज involve focusing on interest driven politics, capitalizing on economic and technological opportunities, engaging with emerging region and adopting a realistic narrative। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन वगैरह, जिससे स्टेबिलिटी आएगा, ग्रोथ आएगा, और ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो हमने उठाया है आसाम ट्रिब्यून से। देखो कितना अच्छा न्यूज़पेपर है ये। अगर आप एपीएससी के लिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन रीडिंग वन न्यूज़पेपर अपार्ट फ्रॉम वाचिंग दिस करंट अफेयर्स एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, डीसीए। वो क्या है, आसाम ट्रिब्यून। यूपीएससी के लिए इफ यू वांट टू फोकस, तो चाहे द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो और डीसीए देख भी सकते हो साथ में। डी डॉलराइजेशन डिविडेंड। डी डॉलराइजेशन से क्या फायदा होगा, वो इस टॉपिक का थीम है। डी डॉलराइजेशन क्या है ये सब समझते हैं। जीएस पेपर 2 आईआर वाले कंटेक्स्ट में हेल्प करेगा, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाले में हेल्प करेगा। ये आर्टिकल ये डिस्कस करना चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हम इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं, यूएस पे जो रिलायंस है, हमारा फोकस है, वो उसको हम कम करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा वो बात कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं यूएस डॉलर का डोमिनेंस कितना है। यूएस डॉलर इज द प्रिफर्ड करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के लिए प्रिफर्ड करेंसी जो है वो यूएस का डॉलर है। इट सर्व्स एज द वर्ल्ड प्राइमरी रिजर्व रेवेन्यू। वर्ल्ड का ये प्राइमरी रिजर्व रेवेन्यू है, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस वाइड स्प्रेड है, ऑलमोस्ट हर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में है। स्टेबिलिटी परसीव्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कौन है, यूएस है, तो स्टेबल है, और यूएस इकोनॉमी का रोबस्ट स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीजें डॉलर का डोमिनेंस बनाती है। कंट्रीज होल्ड लार्ज रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर। कंट्रीज मतलब इंडिया, चाइना, यूके, सब लोग लार्ज रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर रखते हैं, जिससे कि उनका अपना करेंसी स्टेबलाइज हो सके और साथ में वो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। वल्नरेबिलिटी टू यूएस पॉलिसी। यूएस पॉलिसी की क्या वल्नरेबिलिटी है, डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर एक्सपोजेस कंट्रीज टू यूएस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। यूएस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो एक्सपोज करता है कंट्रीज को यूएस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस पे बेस्ड रहना। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, वो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेगा, तो जो भी कंट्री डॉलर पे डिपेंड करती है वो उस पे बेस्ड हो जाती है ना, यूएस की फिर स्ट्रेटजी पे बेस्ड हो जाती है। यूएस लेवरेजेस द डॉलर डोमिनेंट रोल टू एक्सर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब डॉलर का डोमिनेंट रोल है, तो उसको देखते हुए यूएस एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस डाल पाता है। पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं वेपनाइजिंग द डॉलर। ये एक कीवर्ड हो जाता है जो आईआर में भयंकर रूप से आप यूज कर सकते हो, और साथ में इंडियन इकोनॉमी में भी इसको यूज कर सकते हो। Economic sanction and restriction on access to the US financial system are tool to against nations opposing US policy। अब मान लो कोई कंट्री जैसे रशिया है, वो यूएस पॉलिसी का अपोज कर रहा है ना, तो ऐसा पॉलिसी बनाया जा सकता है डॉलर को लेके जिससे रशिया को नुकसान हो। तो ये सारी चीजें हो जाती है। इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन लगा देती है यूएस की फटका, इसका नाम ही है फटका, फटका मारना जोर से, वही फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट imposes यूएस रेगुलेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यूएस का रेगुलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे लगाती है वर्ल्ड वाइड। तो यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंस है उस वो फोर्स करता है, कंपेल करता है
कि जो भी बॉडीज हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये यूएस की पॉलिसी को भी फॉलो करे, यूएस की पॉलिसी से कॉम्प्लाई करे। हम बात करते हैं रशिया की। जब रशिया इन्वेड किया यूक्रेन को फरवरी 2022 में, यूएस एंड यू इम्पोज सैंक्शन ऑन मॉस्को। तो 282 बिलियन डॉलर का मॉस्को मतलब रशिया का सेंट्रल बैंक का एसेट था, तो ये डॉलर में था, तो ये एक तरह से कट ऑफ हो गया है ना। और 7 रशियन बैंक्स स्विफ्ट नेटवर्क से क्या हो गए, कट ऑफ हो गए। अब देखो रशियन बैंक्स कहाँ पे, रशियन बैंक स्विफ्ट नेटवर्क क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब करना होता है ना, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जो सिस्टम बनाए गए, कोऑपरेटिव सिस्टम बनाए गए, इसको स्विफ्ट बोलते हैं, है ना। तो उस सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया किसको, रशिया को। तो रशिया, वो रशियन बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सैंक्शन लग गया रशिया पे। ग्लोबल रेस्पॉन्स टू डॉलर डोमिनेंस, ग्लोबल का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स है। तो चाइना इंडिया दोनों चाह रही हैं कि जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कम हो, डी डॉलराइजेशन हो, उसको क्या बोलेंगे, डी डॉलराइजेशन। चाइना अपना फॉरेन एसेट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यूएस का जो ट्रेजरी सिक्योरिटी है जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बोलते हैं उसको रिड्यूस कर रहा है, और गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। यूएस का ट्रेजरी सिक्योरिटी रिड्यूस मतलब यूएस पे डिपेंडेंसी रिड्यूस, और गोल्ड, गोल्ड से तो यूएस का कोई लेना देना नहीं होगा खास। चाइना एम्स टू शील्ड इट्स इकोनॉमी फॉर पोटेंशियल यूएस सैंक्शन, यूएस सैंक्शन लगा देगा और यूएस सिक्योरिटी ज्यादा रहेगा तो चाइना को फायदा नहीं होगा। और चाइना रेनमी को, अपने ही करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाना चाहता है। 2013 से लेकर के अभी तक चाइना ने यूएस सिक्योरिटीज को 42% घटाया, 42% कम नहीं होता है। 1.32 ट्रिलियन इसके पास हुआ करता था, और अभी कितना है, सिर्फ 767 बिलियन। मतलब गोल्ड वोल्ड बाकी चीजें चाइना ने बढ़ा ली है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या है, टू मिटिगेट जियो पॉलिटिकल रिस्क कंट्रीज आर सीकिंग ऑल्टरनेटिव मार्केट, सेटलमेंट मैकेनिज्म अलग ढूंढ रहे हैं, स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीजें जो यूएस डोमिनेटेड है उससे ऑल्टरनेटिव लोग खोज रहे हैं, लोग मतलब कंट्री खोज रही हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई, दीज रिजर्व्स इंक्लूड एसेट हेल्ड इन फॉरेन करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, गोल्ड वोल्ड भी रखा जाता है, डॉलर भी होता है ना, पाउंड वगैरह चीजें भी होती हैं। तो ये आरबीआई मैनेज कर रहा होता है। ये क्या देता है, लिक्विडिटी देता है कि कंट्री अपना एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन क्या है, एक्सटर्नली जो भी चीजें हम कुछ इंपोर्ट करते हैं उनको, उनके प्राइसेस वगैरह मीट कर पाना, क्रूड ऑयल वगैरह, ये सारी चीजें मीट करने का ऑब्लिगेशन देता है। एक क्रूशियल रोल देता है स्टेबिलिटी ऑफ द रुपी मेंटेन करने में और इंडियन इकोनॉमी को मेंटेन करने में। कौन, फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व। अगर हम मई 31 2024 की बात करें तो इंडिया के पास कितना का फॉरेक्स रिजर्व है, 651.51 बिलियन का, जिसमें यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज कितना है या यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना है, 240 बिलियन के आसपास। बहुत ज्यादा है ना। इस कंपोनेंट को हमें भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, डी डॉलराइजेशन करना चाहिए। डी डॉलराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, डी डॉलराइजेशन करेंगे तो यूएस पे अगर कुछ डिसरप्शन आता है तो हम लोग थोड़ा सेफ फील करेंगे। तो ट्रेड रिलेशन को हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज से। इंडिया क्या कर रहा है, जब भी ऑयल ट्रांजैक्शन कर रहा है बाकी कंट्रीज भी जैसे रशिया वगैरह से, हम लोग नॉन डॉलर करेंसी में खरीद रहे हैं। मतलब अगर रशिया से इंडिया कुछ क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो हम उसको डॉलर बदले में नहीं दे रहे हैं, हम उसको इंडियन करेंसी दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ यूएस मॉनेटरी पॉलिसीज, इंडियाज इकोनॉमी इज ससेप्टेबल टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अदर नेशन, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्या है, इंटीग्रेटेड है ना। द यूएस फेडरल रिजर्व रेज इंटरेस्ट रेट 11 टाइम बिटवीन मार्च 2022 एंड जुलाई, causing to repeat to depreciate by 11% अगेंस्ट डॉलर। यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को, यूएस में इंटरेस्ट रेट को 11% बढ़ाया। तो जब भी वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, इंडिया में जो भी लोग डॉलर में इन्वेस्ट करके रखते हैं वो अपना पैसा निकाल के वहां डाल देते हैं, क्योंकि वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे ऐसे रुपी जो है वो डेप्रिसिएट करने लगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगा और रुपी का डिमांड घटेगा। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, रुपी का डिमांड घटेगा तो रुपी वीकेन होगा। तो ऐसे रुपी 11% वीक हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। हायर यूएस इंटरेस्ट रेट टिपिकली स्ट्रेंथन द डॉलर।
है ना? ठीक है, ये बात समझ गए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन, अगर हमारा रूपी डिप्रिसिएट होगा उससे क्या प्रॉब्लम होगा? फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो हैम्पर होता है। डेप्रिसिएशन मेक इंडियन एक्सपोर्ट चीपर, डेप्रिसिएशन से हमारा एक्सपोर्ट तो चीपर हो जाता है बट इंपोर्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो इंपोर्ट कॉस्टली होने से क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें मेंस में डायरेक्टली और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली यूज होती हैं। Global economic interconnectedness. Changes in US interest rate impact other nations, affecting asset valuation held by different central banks. Volatility is created in Indian stock market with many foreign institutional and portfolio investor active. जैसे अगर हम 2008 की बात करें, 2008 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था, रूपी को भी 27% वो डिप्रिशिएट करके चला गया, इंडिया में भी हाई इन्फ्लेशन चल रहा था, इंडियन इकोनॉमी भी काफी ज्यादा क्या हुई? इम्पैक्ट हुई। डॉलर्स रोल एज एन इनवॉइसिंग करेंसी, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो इनवॉइस होता है, जो कुछ भी बिल खरीदते हो या बिल आप कुछ भी खरीदते हो, बिल मिलता है ना या इनवॉइस मिलता है ना, तो इनवॉइस डॉलर में कितना होता है? डॉलर शेयर इन इनवॉइसिंग एक्सपोर्ट इज 3.1 टाइम्स इट्स शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट, है ना, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 3.1 टाइम है, एंड इन इनवॉइसिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट में कितना है? 4.7 टाइम्स है। अब इसका सिंपल मतलब समझते हैं। सिंपल मतलब यह है, फॉर इंडिया 86% ऑफ इंपोर्ट आर इनवॉइस्ड इन डॉलर, डॉलर में 86% इंपोर्ट इनवॉइस किया जाता है। जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है वो 86% किसमें खरीदता है? डॉलर दे के खरीदता है ना। 5% ही यूएस से आते हैं, तब भी वो 86% डॉलर में ही आ रहा होता है, खरीद रहा होता है इंडिया, उनको डॉलर में ही पे कर रहा होता है। और सिमिलरली 86% जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो भी डॉलर में ही होता है, भले ही वो सिर्फ 15% ही यूएस जा रहे हैं। इससे नुकसान क्या होता है? डिस्पाइट चाइना अकाउंटिंग फॉर 16% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, चाइना से हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, बट चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं हम पैसा उसको किस में देते हैं? डॉलर में देते हैं। इससे नुकसान किसका है? इंडिया का भी, चाइना का भी। फायदा किसका है? यूएस का, है ना। डॉलर पेमेंट का सेटलमेंट कैसे होता है? अब डॉलर में हमने चाइना को पैसा दे दिया, तो डॉलर लेके चाइना करेगा क्या? है ना, चाइना को तो अपना करेंसी चाहिए। डॉलर पेमेंट आर सेटल्ड इन द यूएस, प्रॉम्प्टिंग बैंक टू मेंटेन नोस्ट्रो डॉलर अकाउंट, यूएस में सेटल होता है ना। हर बैंक का, हर इंडिया बैंक नहीं बोलूंगा, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक का, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई है, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक का यूएस में क्या होना चाहिए? यूएस के सेंट्रल बैंक में एक नोस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए। उस नोस्ट्रो अकाउंट से क्या होगा? पेमेंट मैनेज होगा, डॉलर का ट्रांजेक्शन्स वगैरह मैनेज होगा। मतलब अगर हमारे पास डॉलर है तो हमने किसको दिया? यूएस को दिया। ठीक है, डॉलर से लेके हम रुपीज में वगैरह में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू अदर करेंसी लाइक पाउंड, यूरो, येन। सब अगर हमें कुछ करना हो तो नॉस्ट्रो अकाउंट। मान लो इंडिया को रशिया को ट्रेड करना, रशिया के पास, इंडिया के पास रुपीज में ट्रेड करना, तो रशिया को इंडिया सेंट्रल बैंक के पास एक क्या खरा बनाना होगा? नोस्ट्रो अकाउंट बनाना होगा। उन नोस्ट्रो अकाउंट से क्या होगा? रशियन बैंक जो होगी वो इंडिया को रुपीज देगी और बदले में अपनी करेंसी और बाकी गोल्ड वगैरह कुछ भी ले सकती है। If an Indian exporter invoice is INR, foreign buyer must purchase INR by exchanging a foreign currency. If the invoice is in US dollar, foreign buyer needs to buy dollars with their home currency. Home currency जो पहले वो डॉलर खरीदेंगे, है ना। Then the Indian exporter convert dollar to INR। ठीक है, तो फिर इंडियन एक्सपोर्टर के पास डॉलर मिलेगा, डॉलर को वो रुपये में खरीदेंगे। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज रेट का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अब देखो, बीच में डॉलर को क्यों रखना है भाई? यूएस को फायदा और बाद में जो भी सिस्टम है, इंटरमीडिएट सिस्टम को फायदा क्यों पहुंचाना है? करेंसी पेयर्स के साथ क्या चैलेंजेस है ना, अगर हम लोग डायरेक्ट किसी और करेंसी में डील करना चाहते हैं तो क्या चैलेंजेस है? चाइना का करेंसी जैसे सीएनवाई रेमनेबी जो है और इंडियन रुपी जो है वो बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं। फॉरेक्स मार्केट होता है उसमें नहीं होते। यूरो और यूएस डॉलर बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हैं। यूएस डॉलर और जापानीज येन बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हैं, है ना। ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड और यूएस डॉलर वो एक्टिवली ट्रेड होता है, बट इंडिया का रुपी और चाइना का रेमनेबी बहुत एक्टिवली ट्रेड नहीं होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो ये एक चैलेंज है। एक्सचेंज रेट बिटवीन सीएनवाई आईएनआर, चाइना का रेमनेबी, चाइना करेंसी, इंडिया करेंसी, इज derived थ्रू क्रॉस रेट यूजिंग द यूएस डॉलर एज द बेस करेंसी। यूएस डॉलर को बेस करेंसी लेके ये जो इनका कन्वर्जन रेट है वो डिसाइड होता
है ना, वो अलग से, जैसे कि ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग लोग करते हैं ना स्टॉक मार्केट वगैरह, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट भी होता है, इनकी भी ट्रेडिंग हो रही होती है, बट इंडिया वाला ये चाइना वाला कन्वर्जन की ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है। बेनिफिट ऑफ इनवॉइसिंग एक्सपोर्ट इन रुपीज, अगर हम एक्सपोर्ट को रुपीज में इनवॉइस करें तो क्या बेनिफिट होगा? इनवॉइसिंग एक्सपोर्ट इन रुपीज टू नेबरिंग कंट्री कुड फोस्टर अ मार्केट ऑफ आईएनआर, रुपीज का मार्केट होगा, रूपीफिकेशन होगा, रूपीफिकेशन, एंड पोटेंशियली एस्टेब्लिश द रूपी एज ग्लोबल करेंसी, और धीरे धीरे रूपी भी क्या बनता जाएगा? एक ग्लोबल करेंसी बनता जाएगा। है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई इनिशिएटिव टू स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट, जैसे नोस्त्रो अकाउंट आपको खोलना पड़ता है ना यूएस में, वैसे आरबीआई ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि इंडिया के पास कोई वोस्त्रो अकाउंट खोलो। बाकी कंट्री जो हैं जैसे यूके, मॉरिशस, इन लोगों ने रशिया, इन लोगों ने इंडिया के साथ क्या खोला है? वोस्त्रो अकाउंट खोला है इंडिया के आरबीआई के साथ, जिससे कि वो रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। जुलाई 2022 द आरबीआई अलाउड ऑथराइज्ड बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक टू सेटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो रुपीज में, using INR for international trade reduces transaction and hedging cost and provides certainty for realizable value since no currency exchange is involved. कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा तो ज्यादा रिलायबल हो पाएगा। दो कंट्री जिसमें इंडिया एक है उसको लेके, है ना। तो एक वोस्त्रो अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिहाज से। पॉलिसी सपोर्ट फॉर रूपी ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंक्लूडेड अ प्रोविजन इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी परमिट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, जिसमें किया जा सके रूपी में किया जा सके। इससे रूपी भी स्टेबलाइज होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रूपी एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में बढ़ता जाएगा। डी डॉलराइजेशन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगा? तो यूएस डॉलर पे रिलायंस जो है वो घटेगा, इससे इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आएगी, है ना। जैसे सॉवरेनिटी आप जानते हो ना, तो वैसे ही अगर डॉलर पे हम डिपेंडेंट कम रहेंगे, अपने रुपी पे ज्यादा रहेंगे, तो हमारे पास इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको डायरेक्ट आप कंक्लूजन में यूज करना अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हो तो। एंड स्टेबिलिटी आएगी अमिस जियो पॉलिटिकल टेंशन, इतना टेंशन और इकोनॉमिक शिफ्ट होते रहता है, ये सारी चीजें होंगी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।